आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। चैप्टर हमारा है 8वां, परिवहन और संचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी बनते हैं आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और टर्म 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से आपको वीडियो को देखनी है। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन एक ही वीडियो में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले परिवहन से क्या अभिप्राय है। लास्ट चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि परिवहन जो होती है एक सेवा या एक सुविधा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पे ले जाया जा सकता है या फिर किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है, ये परिवहन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। इसमें मनुष्य, पशु तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब मनुष्य का देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप 100-150 साल पीछे देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक इस प्रकार का रिक्शा होता था। रिक्शा कह लो या इसे पालकी कह लो, जो भी कह लो, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा होकर इसको पकड़ता था और आगे की तरफ भागता था सड़क पे, और पीछे उसमें 2 पहिए लगा रखे होते थे, इसमें एक व्यक्ति बैठ जाता था। तो यानी कि कई जगह पे परिवहन में मनुष्य का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जो पालकी डोली वगैरह उठती थी, जब शादी होती थी डोली में ले जाते थे, तो उसमें भी परिवहन जो होता था वो मनुष्य के द्वारा होता था। ठीक है, पशुओं के द्वारा आपने बैलगाड़ी वगैरह देखा होगा, तांगा देखा होगा, ठीक है, जिसमें घोड़े का, तांगे में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, विकास होता गया, ऐसे ऐसे गाड़ियां भी बदलती गई। अब मोटर गाड़ियां और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इस तरीके से मतलब काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो परिवहन की विधाएं भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो विधाएं देखिए, परिवहन जो होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो स्थल में, जैसे कि सड़कों के द्वारा, ठीक है। जल में आप देखते हो जो जल परिवहन होता है, जैसे नाव वगैरह होता है, पानी के जो जहाज होते हैं इनके द्वारा। वायु मार्ग में आप देखते हैं कि जैसे कि जहाज उड़ते हुए आपने देखे होंगे, हेलीकॉप्टर वगैरह, इसके द्वारा भी परिवहन होता है। पाइपलाइन के जरिए, जैसे मान लो पाइपलाइन में आपने देखा होगा कि इसमें जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो तरल चीज़ें होती हैं या जो गैस होती है, इसको पाइपलाइन के जरिए क्या कराया जाता है, इसका परिवहन कराया जाता है। ठीक है, तो ये इसके विधाएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि लोगों का जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन और संचार पर निर्भर करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में 3 तर्क देकर स्पष्ट करो। देखो, लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता है, वो दक्ष परिवहन, यानी कि जहाँ पे दक्ष परिवहन हो, दक्ष का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाओं वाला परिवहन हो, ठीक है। और जो संचार, जो कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था हो, अगर मान लो दक्ष परिवहन और संचार व्यवस्था होगी तो जीवन का स्तर सुधर जाएगा। एक इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। अब आप सोचो कि एक समय ऐसा था जब परिवहन की सुविधाएं नहीं होती थी, तब यात्राएं करना कितना मुश्किल होता था, अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कितना मुश्किल होता था। लेकिन जब परिवहन की सुविधाएं विकसित हुई, इसके बाद यही चीज़ें कितनी आसान हो गई। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, दक्ष परिवहन एवं संचार व्यवस्था उत्पादन केंद्रों को विनिमय और उपभोग केंद्रों से जोड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे उत्पादन होता है। अब यहाँ पे मान लो बाजार है, यहाँ पे उस 500 किलोमीटर, मान लो 500 किलोमीटर की दूरी पे कोई बाजार है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर मान लो परिवहन की सुविधाएं हैं, वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ पे गाड़ियों की सुविधाएं हैं, वहाँ पे ट्रेन वगैरह जो भी मतलब सुविधा चाहिए, सारी चीज़ें उपलब्ध हो, तो क्या हो जाएगा, अगर अच्छा परिवहन होगा, दक्ष परिवहन होगा, तो आसानी से ये जो चीज़ें हैं वो उपभोग के लिए भेजी जा सकती हैं, आगे बाजारों में बेची जा सकती है। लेकिन मान लो परिवहन की सुविधाएं नहीं है या फिर बहुत मुश्किल से हो पाता है परिवहन, तो कितनी सारी समस्या आ जाती है। तो यही आपको एक अंदाजा लग जाएगा पहली लाइन से ही कि अगर दक्ष परिवहन और संचार व्यवस्था होती है तो उत्पादन केंद्रों को विनिमय और उपभोग केंद्रों से जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद है कि परिवहन एवं संचार का कुशल तंत्र, जहाँ पे ये बिल्कुल बढ़िया होता है, वहाँ पे लोगों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी पहुँचाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लोग ट्रेन के जरिए या फिर मान लो जल परिवहन वहाँ पे अच्छा हो तो नाव के जरिए या फिर अन्य परिवहन के जो साधन होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें उपलब्ध है तो व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँच जाएगा। और मान लो अगर सुविधाएं नहीं होगी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
अगला है कि दक्ष परिवहन और संचार व्यवस्था लोगों के बीच में सहयोग और एकता को भी बढ़ाती है। ये भी अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जिन देशों में परिवहन और संचार की व्यवस्था उत्तम होती है, यानी बढ़िया होती है, वहां पे आसानी से विकास हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप कभी विकसित देशों को देखो, विकसित देशों की अगर आप परिवहन व्यवस्था को देखोगे और एक बहुत ऐसे देश को देखोगे जो बहुत गरीब हो, जहाँ पे सुविधाएं ना हो, तो आपको अंतर दिख जाएगा कि विकसित देशों की सड़कें कैसी होती हैं, विकसित देशों में चलने वाली गाड़ियाँ कैसी होती हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन की अच्छी व्यवस्था जरूर लगाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे हो सकता है? तो स्पष्ट करना है, बताना है। तो देखिए, रेल परिवहन जो है बढ़िया है, लेकिन सड़क परिवहन ज़्यादा मतलब सुटेबल होता है। कैसे होता है? देखिए, सड़क परिवहन से व्यक्तियों या वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा सकता है, डोर टू डोर पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि देखो, आपका घर जो है, आपका घर किसी ना किसी सड़क से, किसी ना किसी गली से जुड़ा होगा। क्योंकि जो सड़कें होती हैं वो घरों की जो गलियां होती हैं उनसे जुड़ी होती है, घरों से जुड़ी होती है डायरेक्ट। लेकिन जो ट्रेन होती है, जो रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, वो हर जगह घर घर नहीं पहुंचाया जा सकता है रेल के जरिए, समझ रहे हो ना? यानी सड़क परिवहन से व्यक्तियों या वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है आसानी से, लेकिन रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही ले जा सकते हैं। सड़कों का निर्माण पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है, सड़कें फिर भी बनाई जा सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन अगर रेल मार्ग का निर्माण ऐसे स्थानों पर करना होगा तो बहुत कठिनाई आएगी, और कई जगह पे तो इम्पॉसिबल हो जाता है रेल का निर्माण कर पाना। तो ये भी है। आप देखोगे कि कई जगह पे पहाड़ों को काट कर गुफाएं टाइप की बनाकर वहां से रेल गुजार दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है, और बहुत ही मतलब छोटे स्थान पे ही पॉसिबल हो पाता है, बहुत ज्यादा बड़े स्थान पे ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर है छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग सबसे बेहतर होता है। छोटी दूरी के लिए आपको जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ऐसे में सड़क परफेक्ट है। अब ट्रेन थोड़ी मतलब वहां पे रेलवे की पटरियां बिछाई जाएगी कि 2 किलोमीटर के लिए पटरियां बिछा दें, वहां पे ट्रेन चलाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सड़क जो होता है वो ज्यादा बेहतर है रेल परिवहन के मुकाबले। सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। अब सड़क बेहतर तो है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सड़कें क्या होती है, जो मान लो कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उस दौरान खराब हो सकती है। मान लो भूस्खलन हो जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी भरे रहने के कारण भी सड़कें जो होती है वो खराब हो जाती है। तो ये इसका आप नेगेटिव पॉइंट पे रख सकते हो कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, सड़कें जो है वो खराब मौसमी दशाओं में अनुपयोगी हो जाती हैं। वहाँ पे अगर मौसमी दशाएं सही नहीं है तो फिर उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। फिर क्या है कि यातायात की अधिक मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता है। अब मान लो कि कोई देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या उस देश की, सड़कें वहाँ पे उतनी है नहीं, या है भी तो मतलब जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सड़कें कम है, तो कहीं ना कहीं सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से जो जनसंख्या का दबाव होता है वो नहीं पूरा कर पाता है। ठीक है, अगर दबाव बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है, संकुलन हो जाता है, जाम लग जाता है, ट्रैफिक जैम की समस्या होने लग जाती है, बहुत तरह की समस्या हो जाती है। इसीलिए तो विभिन्न देशों में आप देखते हो कि भाई सड़क की सुविधाएं भी होती है, रेलवे की सुविधाएं भी होती है, जहाज एरोप्लेन की सुविधाएं भी होती है, ठीक है, पानी वाले जहाज की सुविधाएं भी होती है, ताकि क्या हो, ताकि लोग केवल सड़कों का इस्तेमाल ना करके लंबी दूरी के लिए वायु मार्ग के लिए, या फिर वायु मार्ग के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि रेल के द्वारा, मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल सड़क पे दबाव ना पड़े, इसलिए ये चीज़ें लाई जाती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और एक चीज़ है कि सड़कों के निर्माण और इनका रखरखाव के लिए भी पैसे जो लगते हैं, निवेश जो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि सड़कें बना दी, ठीक है, पैसा लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, वो टूट जाती है, खराब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो उस पर भी एक कॉस्ट आती है, जो कि अधिक निवेश की जरूरत होती है इन पे। अगला क्वेश्चन है, जल परिवहन के लाभ बताइए। देखिए, जल परिवहन के अगर हम लाभ बताएं तो जल परिवहन में सबसे जो बड़ा लाभ ये है वो ये है कि ये बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, सबसे सस्ता परिवहन आप इसे मान सकते हैं। जल परिवहन के लिए मार्गों के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, जैसे सड़कों के लिए सड़क वगैरह मार्ग का निर्माण करना पड़ता है। जल परिवहन में कोई आपको रोड वोड नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि पहले से जल है, उसी पे आपको जहाज के द्वारा या फिर नाव के द्वारा आप इस पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या कर, एक चीज, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, लेकिन जो जैसे मान लो कोई नदी के जरिए जा रहे हैं,
तो जहाँ पे उसका किनारा होगा वहाँ पे पत्तन वगैरह की सुविधाएं बनानी पड़ेगी, क्योंकि नाव वगैरह के जरिए कोई सामान लाया जा रहा है या व्यक्तियों का आवागमन हो रहा है, तो वो जहाँ पे उतरते हैं तो वहाँ पे पत्तन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो इससे विभिन्न आकार, इसमें क्या होता है, विभिन्न आकार के जहाज जो है वो चल सकते हैं, पानी वाले जहाज, ठीक है। जल परिवहन में आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाओं की होती है। जैसे मान लो नदी यहाँ पे है और यहाँ पे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक यात्रा हो रही है, तो दोनों छोर पे पत्तन बनाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। पत्तन क्या है, एक तरह से जैसे आप रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है आपका, ऐसे ही ये समुद्री मार्ग में या फिर ये जो नदी वाला मार्ग होता है यहाँ पे पत्तन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुविधाएं होती है कि भाई यहाँ पे सामान को उतारा जा सकता है या फिर यहाँ से लोग आकर नाव के जरिए या जहाज के जरिए जा सकते हैं, ठीक है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण जो होता है वो स्थल की अपेक्षा काफी कम होता है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत देखें तो ये भी कम होती है, ठीक है, और कॉस्ट भी देखा जाए तो इसमें कमी आती है, तो ये इसलिए भी सस्ता हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जल परिवहन से रिलेटेड, ये आपसे पूछे जाते हैं और 3 नंबर में 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। अब देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पार यानी कि कुछ ना कुछ पार कर रहा होगा, और महाद्वीपीय यानी कि किसी महाद्वीप को। महाद्वीप आपको पता होगा, महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप जो होता है एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। समुद्र आप देखोगे समुद्र से घिरा होता है कई साइड से ये, और जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा जिसमें कई सारे देश आ जाते हैं, बहुत सारे देश आ जाते हैं, ये क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। जैसे आप देखोगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप देखते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो होता है वो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ इस तरीके से, मान लो एक रेल मार्ग बना दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए आप समझो, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। मान लो एक ऐसा रेल मार्ग बना दिया जाता है जो इस छोर से लेके होते हुए दूसरे छोर पे पहुंच जाए, तो ऐसे रेल मार्ग को क्या कहा जाता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। इनका निर्माण जो होता है वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जब पूरे महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लंबी यात्रा हो जाएगी, ठीक है। एक महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश होते हैं तो लंबी यात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कुछ, इस इमेज से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। ये दोनों इमेज को आप ध्यान से देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया देखो, यहाँ पे पर्थ से लेकर और यहाँ पे ये इधर लास्ट छोर जो है सिडनी या फिर मेलबर्न आप कह सकते हो, ध्यान से देखो एक बार इसे, ठीक है। इस स्थान से लेके इस स्थान तक ये जो पूरा रेल मार्ग बनाया हुआ है इसको हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहेंगे, क्योंकि ये पूरे महाद्वीप को पार कर रहा है, एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच रहा है। ऐसे आप एशिया महाद्वीप में देखोगे तो ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहाँ से लेकर शुरू होके एक जो है ये व्लादिवोस्टोक जो है स्थान, यहाँ तक जा रहा है ये, तो आप देख रहे हैं ये। तो ऐसे ऐसे रेल मार्ग को क्या कहा जाता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महामार्ग जो होते हैं उससे क्या अभिप्राय है, यानी इसको इंग्लिश में हाईवे कहते हैं, हाईवे से क्या अभिप्राय है और हाईवे की विशेषता आपको बतानी है। देखते हैं, महामार्ग जो होते हैं, हाईवे जो होते हैं, वो दूरस्थ स्थानों को यानी दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क को कहा जाता है। इनका निर्माण जो होता है वो इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यानी बिना किसी रोक के ट्रैफिक जो है वो आसानी से गुजर सके, ठीक है। इस तरीके से इनको बनाया जाता है। आपके सामने ये इमेज है, आप इस इमेज को ध्यान से देखो, देख सकते हो आप कितनी ज्यादा चौड़ी सड़क है यहाँ पे, और 2 लेन आपको यहाँ पे दिख रही है और बीच में डिवाइडर है, ठीक है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे सड़कें दिख रही हैं, बिल्कुल चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है वो बिल्कुल मतलब तेजी से गुजर सकता है, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक गुजरे, इसलिए हाईवे बनाया जाता है। हाईवे क्या होते हैं, जो दूर दूर के स्थान होते हैं, दूरस्थ स्थानों को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। अब चलते हैं इसको और समझते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए महामार्ग यानी कि हाईवे की कुछ विशेषता समझ लीजिए। देखिए इसमें यातायात बिना किसी बाधा के चल सके,
इसलिए क्या करते हैं, इसमें अलग अलग यातायात लेन बना दिए जाते हैं, पुल बना दिए जाते हैं, फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं, दोहरे वाहन मार्ग बना दिए जाते हैं, और ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं जो काफ़ी चौड़ी है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे रोड आ रहा है, इसके नीचे से एक रोड जा रहा है, तो इधर का ट्रैफिक आसानी से जाएगा, इसके ऊपर फ्लाईओवर बना देंगे ताकि इधर का ट्रैफिक आराम से जाए, कोई रुकावट ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो ये लंबी दूरी को आसानी से कर देते हैं। फिर कई कई लेन होती है उसमें, ठीक है, गोल चक्कर वगैरह कई तरह के मतलब लेन बना दिए जाते हैं, फ्लाईओवर, पुल वगैरह, ब्रिज, बहुत तरह की सुविधाएं होती है ताकि आसानी से हर तरह का ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजर जाए। इसके बाद है कि महामार्गों को यानी हाईवे को आबादित यातायात, आबादित मतलब बिना किसी रुकावट के यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई मतलब रुकावट ना आए। यहाँ पे संभवतः लाल बत्ती नहीं रखी जाती है, ठीक है, रेड लाइट नहीं रखी जाती है। रेड लाइट क्यों नहीं रखी जाती, ताकि यहाँ पे मतलब बिल्कुल बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक चले। ये सड़कें जो होती है गति अवरोध को, यानी यहाँ पे ब्रेकर वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब खींच के बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी चलाई जा सकती है। और कई लेन वाले भी होते हैं। इन सड़कों के किनारों पर रेलिंग भी लगी होती है ताकि इसको क्रॉस भी ना किया जा सके। तो इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो ये हाईवे की कुछ विशेषताएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को किस तरह प्रभावित किया है, ठीक है, स्पष्ट करें। अगला है कि पनामा नहर जो है इसकी विशेषता बताएं। फिर ऑप्शन में आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि पनामा नहर ने दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, स्पष्ट करो। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लो इसका कि मनुष्य निर्मित महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताएं जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर की विशेषता बताएं। देखिए सारे के सारे एक ही क्वेश्चन है और पनामा नहर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं पनामा नहर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा इसको मैप में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो पनामा नहर जो है वो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बिल्कुल ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण जो है वो यूएसए द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण कराया गया, ठीक है। तो ये हो गया पनामा नहर। अब आप एक बार ध्यान से देखो मैप, ये विश्व का मैप है। यहाँ पे आपके सामने नॉर्थ अमेरिका है, इसको हम बोलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और इसके बीच में यहाँ पे आपको दिखेगी पनामा नहर। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा मैप में, तब आपको समझ में आएगा। ये छोटा मैप है तो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को इस नहर के जरिए क्या है, जोड़ा जाता है, और इससे इनके बीच में व्यापार भी मतलब हो पाया अच्छे तरीके से, फायदा है इनको, काफी दूरी भी घटा दी है इसने। तो चलिए समझते हैं। अब देखो आपके सामने ये इमेज है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपके सामने मैप है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए अब आप देख पा रहे हैं इसे आराम से, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बीच में यहाँ पे पनामा नहर है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अब आपको पनामा नहर दिखेगी, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये यहाँ पे कॉलोन से लेके इस तरीके से ये नहर आ रही है और यहाँ पे आ रही है पनामा नहर, ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करती है, ये अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ देती है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, व्यापार वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाया है, यातायात जो है वो काफ़ी मतलब आसान हो पाया है, और दूरी भी काफ़ी इसने घटा दी है। तो ये कुछ इस तरीके से है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने इसकी विशेषताएं देखते हैं एक बार। तो देखिए पनामा नहर की विशेषता देखो सबसे पहले, तो ये है 72 किलोमीटर लंबी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की जो बीच की दूरी है वो लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है,
आप समझ सकते हो कि कितना मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम कर दिया है, वहां से जाना कितना आसान हो गया होगा। दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पनामा नहर जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी वजह से वहाँ पे व्यापार जो है काफ़ी बढ़ा है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। ये नहर जो है दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र के मध्य व्यापार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक हुई है। तो ये आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर। अब देखिए सुएज नहर और पनामा नहर दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो सुएज नहर का ही पूछा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुएज नहर पर टिप्पणी कीजिए, या फिर सुएज नहर की विशेषताएं बताइए। मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर के बारे में बताइए जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसकी कोई 4 विशेषता बताइए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुएज नहर के बारे में। तो ये जो है ये 1869 को इसका निर्माण हुआ था सुएज नहर का, और ये नहर जो है ये भूमध्य सागर से और लाल सागर जो है इनको जोड़ती है आपस में। ठीक है, ये नहर जो है यूरोप को हिंद महासागर में एक नया रास्ता देती है आने के लिए, यानी यूरोप को हिंद महासागर में आने के लिए, प्रवेश के लिए एक नया रास्ता देती है सुएज नहर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिए। अब आपके सामने मैप रखता हूँ, मैप में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैप है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये अफ्रीका है और ये इजिप्ट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इजिप्ट है। इधर है, यहाँ पे है आपकी सुएज नहर। मैं आपको इसको जूम करूंगा तो आपको दिखेगी, ध्यान से देखना। एक सेकेंड, ये वापस क्यों हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पोर्ट सईद, यहाँ से होके ये नहर कुछ इस तरीके से सुएज, यहाँ पे आपको सुएज दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुएज नहर। अब इसकी कुछ विशेषताओं पे बात करें तो ये 1869 में बनी थी, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ रही है। इसकी जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। ठीक है, और 11 से 15 मीटर तक ये गहरी है। इस नहर में रोजाना लगभग 100 से ज़्यादा जो जलयान हैं वो आते हैं, और इन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और इसकी वजह से भी व्यापार वगैरह में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है, इसके गुण दोष बताइए। तो पाइपलाइन जो है आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा, पाइपलाइन के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कई जगह पे गैस वगैरह जो होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड प्रोडक्ट हो गया, या पेट्रोलियम हो गया, या प्राकृतिक गैस हो गया, ऐसे पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन जो होता है एक बहुत अच्छा साधन होता है। तो देखिए, जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे और तरल और गैसीय जो पदार्थ होते हैं उसको अबाधित रूप से, यानी बिना किसी रुकावट के परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइनों के द्वारा पानी तथा रसोई गैस, आपने देखा होगा एलपीजी वगैरह, ठीक है, और तरल पदार्थ के परिवहन के बारे में आप पहले से परिचित होंगे। आपने देखा होगा कि पाइपलाइन के जरिए पानी को कितनी आसानी से पहुंचाया जाता है। ठीक है, और लिक्विड और गैस वगैरह भी इसके द्वारा पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद है इसके आपको गुण बताने हैं, यानी कि इसके लाभ बताने हैं, इसके फायदे बताने हैं। तो देखिए, पाइपलाइन का फायदा ये है कि इसको ऊबड़ खाबड़ स्थान हो, या कोई भूभाग हो, या पानी के नीचे भी इसको बिछाया जा सकता है। तीनों जगह इसको बिछाया जा सकता है, तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके संचालन और रख रखाव का जो खर्चा होता है, कॉस्ट होती है, वो भी कम आती है, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट है। आप एक बार अगर पाइपलाइन को लगा देते हैं तो लंबे समय तक उससे मतलब आपको फायदा मिलता रहेगा। ये जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र और सस्ता और पर्यावरण हितैषी साधन है, क्योंकि पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और तेजी से इससे लिक्विड जो है उसको परिवहन कराया जा सकता है, सस्ता भी पड़ता है ये, और इसकी वजह से ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है, पहले पेट्रोलियम आप सोचो, मान लो जो टैंकर होते हैं गाड़ियां, उस टैंकर में लाद कर अगर पेट्रोलियम को पहुंचाया जाए 500 किलोमीटर, तो उसकी ईंधन की कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ जाएगी आप सोचो। लेकिन अगर मान लो पाइपलाइन है तो उसके जरिए कितनी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और कॉस्ट यहाँ पे कम आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, पाइपलाइन जो परिवहन है इस पर मौसम संबंधी दशाओं का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या है, एक बार इसको बना देते हैं तो इसकी क्षमता को ना तो बढ़ा सकते हैं, ना इसको घटा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। पाइपलाइन में मान लो रिसाव हो जाए कहीं पे, ठीक है, तो रिसाव का पता लगाने में भी काफ़ी मतलब समस्या आ जाती है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कहीं पर मान लो पाइपलाइन फट जाए
तो उसकी वजह से मरम्मत करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। ये भी मतलब एक पॉइंट बन जाएगा। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी काफ़ी मतलब समस्या भरी हो सकती है। तो ये इसके प्लस और माइनस यानी कि आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है? इसके आपको 3 कारण बताने हैं। तो देखिए, राइन नदी जलमार्ग जो है, इससे रिलेटेड आपके 2-3 पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रखा है। तो देखते हैं, राइन नदी जलमार्ग, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होती है। ये जो नदी है, ये यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्र, जहाँ पे कोयला खनन क्षेत्र है, वहां से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ पे क्या है कि ये जलमार्ग जो है, ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, इनके जो औद्योगिक क्षेत्र है, इनको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पे प्रतिवर्ष 20,000 से भी ज्यादा समुद्री जलयान आते हैं और लगभग 2 लाख से अधिक आंतरिक जो मालवाहक है, जो मतलब सामान इधर से उधर ले जाए, ये वस्तुओं का और सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन की विशेषता बताओ। तो वायु परिवहन आपको पता है परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, क्योंकि जहां पे आप ट्रेन से 35 घंटे में आप पहुंचोगे, 20 घंटे में आप पहुंचोगे, वहां पे एरोप्लेन आपको मात्र 2 से 3 घंटे में पहुंचा देगा। कई जगह पे तो ये 1-1.5 घंटे में पहुंचा देता है। तो ये सबसे तीव्रतम साधन आप इसे कह सकते हो। वायु परिवहन के द्वारा लंबी दूरी की यात्रा कम समय में की जा सकती है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा काफी कम समय में, क्योंकि तेज है तो टाइम बचा देता है। इसके द्वारा क्या होता है, मूल्यवान वस्तु, जो कीमती वस्तुएं हैं या जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, इसको तेजी से कम समय में डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंचाया जा सकता है वायु परिवहन का। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि वायु परिवहन जो होता है, ये काफी खर्चीला है, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, तो हर आम इंसान इसको यूज नहीं करता है। विकसित देशों में वायु परिवहन की सुविधाएं बेहतर है, लेकिन सभी विकासशील देशों में ये सुविधा अभी पूरी तरीके से बेहतर नहीं हो पाई है। सब जगह ये सुविधाएं नहीं है और आम लोग तो इससे नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। विश्व के सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में बताएं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आपको बताया था कि कोई महाद्वीप है, उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अगर कोई रेल मार्ग जा रहा है तो उसको हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा या सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, वो उसे बोला जाता है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये जो रेल मार्ग है, ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पे जो व्लादिस्टोक नाम की जगह है, इसको जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फैला हुआ है 9,322 किलोमीटर। अब सोचो, इतना ज्यादा 9,322 किलोमीटर लंबा दोहरा पथ। ठीक है, दोहरा पथ, ताकि जहाँ पे आना जाना दोनों तरह की सुविधाएं हैं और यहाँ पे बिजली वगैरह, मतलब पूरा विद्युतीकृत है ये पूरी सुविधाएं हैं। और ये एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वत होते हुए ओब यनीसी नदियों से यहाँ से गुजरता है। तो इसकी एक इमेज देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये सेंट पीटर्सबर्ग से चलता हुआ यहाँ पे ये जो व्लादिवोस्टोक नाम का स्थान है, यहाँ तक पहुँचता है। और ये दुनिया का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़कों पर संकुलन क्यों होता है? परिवहन संकुलन की समस्या बताओ। अब संकुलन का मतलब है जैम, ट्रैफिक जाम। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा रहता है सड़कों पे। तो ये क्यों होता है, क्या कारण है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो देखिए, जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो, जैसे यातायात की आवश्यकता है, अगर उसके अनुसार सड़क तंत्र विकसित नहीं होंगे तो वहां पे जाम तो लगना ही लग रहा है। ठीक है, तो ये जाम लगना कहलाता है। इसके लिए क्या मतलब उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से मतलब सुधार किया जा सके कि जाम कम लगे या फिर जाम ना लगे? तो देखिए, इसके लिए सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो बस हो या फिर वो छोटी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, कैब वगैरह। इनसे अगर लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक का जो असर है वो कम होगा। ठीक है, सड़कों को चौड़ा करना भी एक हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी जाम लग जाता है। अगर चौड़ी सड़कें होंगी तो जाम लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं।
सड़कों की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। नई सड़कें बनाना, मान लो कहीं पे ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड पड़ता है, कोई अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है कि भाई यहाँ से भी रास्ता बना दिया जाए, तो आधा ट्रैफिक उस रास्ते पे बढ़ जाएगा, आधा इधर बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है नई सड़कें बनवाकर। पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, फ्लाईओवर भी जाम से निकाल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह पे जहाँ पे सड़कें आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे रेड लाइट वगैरह लगानी पड़ती है, ठीक है, जाम जूम लगता है यहाँ पे। लेकिन मान लो अगर फ्लाईओवर बना दिया जाए तो नीचे की जो सड़क से नीचे की गाड़ियाँ जाती रहेगी और ऊपर से ट्रैफिक जो है वो फ्लाईओवर से गुजरता रहेगा, तो मतलब आबाद रूप से बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक चल सकेगा। तो फ्लाईओवर एक महत्वपूर्ण है इसके लिए। और दोहरे वाहन मार्ग, ठीक है, 2 लेन होने चाहिए, तो उससे भी ट्रैफिक कम होता है। निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना, अब निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है भाई कुछ लोग हैं जिनके पास जो गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियां लेके तो निकलेंगे, लेकिन मान लो अगर टैक्स वगैरह उस पर ज़्यादा लगा दिया जाता है, ठीक है, पार्किंग वगैरह शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाता है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी गाड़ियों से निकलना थोड़ा कम प्रेफरेंस देंगे और वो मेट्रो को या फिर मान लो बसों को ज़्यादा तवज्जो देंगे, अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो उपग्रह संचार से ही आपको पता है कि जो सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जरिए मौसम की जानकारी मिल जाती है। आप देखते हैं कि मौसम के बारे में पहले ही पता लग जाता है, हफ्ते पहले ही फोरकास्ट कर दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये उपग्रह संचार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। उपग्रह संचार प्रणाली जो है इसके द्वारा पृथ्वी के खनिजों का के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो सैनिक और असैनिक दोनों काम में सहायता मिलती है इससे। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि उपग्रह संचार के द्वारा किसी स्थान पे या किसी क्षेत्र पे वहाँ पे बिना जाए हुए, वहाँ पे बिना संपर्क किए हुए भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आप चैप्टर की वीडियो देख लें, वहाँ पे डिटेल में आपको बताया हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।